Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to talk about part 2 of Ode to the West Wind by पीबी शैले। आज हम पीबी शैले की ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल पोम में से एक पोम है Ode to the West Wind, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 2 होगा और पार्ट 1 के अंदर हमने एक्चुअली जो है पोइट के खुद के एक्सप्रेशंस के बारे में देखा कि वो किस तरह जो है वो वेस्ट विंड को डिफाइन कर रहा है, इवन कि उसकी पावर्स को बताने की कोशिश कर रहा है और डिफरेंट टाइप्स की सिंबॉलिक वर्ड्स भी इसके अंदर यूज़ करता है। तो अभी जो हम शुरू करेंगे इसके अंदर भी यूज़ कर रहा है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक लाइंस देखी थी जिसमें वो इन द बिगनिंग ऑफ आवर लेक्चर्स या यू कैन से ऑफ दिस फॉर्म वो कहता था कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, though breath of the autumn's being, though from the whose unseen presence the leaves dead are driven like the ghost for an enchanter's flame। तो इसमें हम आपको समझ आ गई होगी कि वो जो वेस्ट विंड है उसको सबसे पावरफुल कह रहा है, ठीक है। और उसको कह रहा है, ये एक्चुअली ऑटम के सीजन के अंदर फॉर्म लिखी हुई है। तो ये सो डेट्स वाई यूसी की ब्यूटी को डिफाइन करने जा रही है। तो एक्चुअली रीजन इसमें यह है कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर बोला था कि पीबी शैले जो है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। यस ऑफ कोर्स वो बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन वो लेट रोमांटिक पोइट थे, इस बात को ध्यान में रखेगा। अब इस पोम के अंदर एक्चुअली जो है मेजर अगर थीम है ना, तो वो ये है कि अगर जिंदगी है तो मौत आनी है, और अगर मौत है तो रीबर्थ जरूर होगी। इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्ड द डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, देन रीबर्थ जो है वो भी लाजमी है। जिस तरह पौधे ऑटम के सीजन के अंदर अपने सारे लीव्स जो है वो उसके लीव्स डेड हो जाते हैं, वो जड़ जाते हैं, तो उसके बाद भी तो जो है वो पौधे के पत्ते जो है वो नए उगते हैं ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई हार हो जाती है हमारी तो हम उसी को तस्लीम करके बैठे हमें सिलेंडर कर दें। नो, वी शुड गो अहेड, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। लेट गेट स्टार्ट। हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं और यही इसका फाइनल पार्ट होगा। दो who didn't waken from his summer's dreams the blue Mediterranean। अब यहाँ पे एक्चुअली जो है वो पॉइंट वेस्ट विंड से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुमने मेडिटेरियन सीज के जो गर्मी के साइट्स थे, जो ड्रीम्स थे, उनसे उनको जगा दिया है। Where he lay, guided by the coil of his crystalline streams। मतलब जहां वो अपनी इन क्रिस्टलाइन ड्रीम्स के साथ जो है स्ट्रीम्स के साथ सोया हुआ था, तब जहां पे आके वो नदियां मिल रही हैं जिनका पानी बहुत ज्यादा जो है वो साफ है। Beside a few missiles in Base Bay, और कहाँ पे है ये समुद्र? ये वो एक्चुअली उस आइलैंड के पास है जो कि पत्थरों से बना हुआ है। ये एक्चुअली एक नेपाल के पास है, बेस बे एक प्लेस का नाम है, वहां का है एक्चुअली। And science sleeps all places and the stars, ठीक है, occurrings within the waves intenser day। और साथ ही अपने ड्रीम के अंदर ये ओल्ड जो है वो टावर्स और प्लेसेस को देखता है जो कभी बने हुए थे। अब एक्चुअली जो इनकी ड्राइंग्स हैं वो पानी के अंदर जो है वो डूब चुके हैं। ये उन प्लेसेस और टावर्स की बात कर रहा है जब वो किसी ज़माने के अंदर बने हुए थे। मतलब कि जो ओल्ड पैलेस था और जितने भी टावर्स थे जो पानी के अंदर जो है वो सब मबरिंग हो चुके हैं, मतलब डूब चुके हैं। अब उनको कोई भी है आसानी के साथ देख सकता है। all overgrown with azures, mosses and the flowers। और अब ये जितनी भी टाइप्स के रून्स हैं ना, इनके ऊपर काई जम गई है, मतलब घास उग गई है। मतलब कि फूल और वाटर प्लांट्स जो जितने भी किस्म के होते हैं वो सारे इसी के ऊपर उग चुके हैं। अब कहता है कि सो स्वीट, अब वो इतने खूबसूरत है, इवन द सेंसेस पेंट्स पिक्चरिंग देम, कि उनको देख के जो मेरी सेंस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक फेंट टाइप बन जाती है। Dover whose path the Atlantic levels powers claves themselves into the champs। अब कहता है पोइट कि तुम जिसके रास्ते के लिए, जो कि एक्चुअली अटलांटिक ओशंस हैं, वो भी जो है बड़े बड़े रास्ते होते हैं वैसे तो उनके, तो तुम्हें एक उस उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता प्रोवाइड करता है। वो भी मतलब तुम्हें एक रास्ता देता है कि तुम गुजर जाओ। इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट की तरफ से विंड आ रही है वो इतनी मतलब कि हैवी किस्म की है कि उनको जो अटलांटिक ओकेयंस है ना, ओशंस है, वो भी उसको एक रास्ता देता है कि तुम पहले गुजर जाओ, ठीक है। even though you can control the Atlantic rivers as well, while far below the sea blooms and the oozy birds which wears the
सेपलेस foliage ऑफ द ओशंस। अब कहते हैं कि जो समुद्र की निचली सतह है ना, जो उसका पैंदा होता है, वहां पर सी फ्लावर्स जो है वो बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो जंगली समुद्री पौधे होते हैं ना, जो समुद्र के नीचे बने होते हैं, उनका भी एक जो है वो मर्जेंट जुर्म बना हुआ है, झुंड बना हुआ है एक्चुअली। और वो एक्चुअली रीजन ये है कि वो सेपलेस फॉइलेज हैं। सो दिस वाज अ रीजन के वो अपनी कोई वो लीव्स नहीं रखते, उनके ऊपर कोई पत्ते नहीं है। मतलब ना कोई पत्ते हैं, ना कोई कली है, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस वो सिर्फ एक जुर्मट बना हुआ है उन जो है वो जड़ी बूटियों का। नो device and suddenly grow grave with fear. बट द रीजन बिहाइंड दिस कि वो तुमसे भी डरते हैं। वो जब तुम्हारी आवाज को सुनते हैं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, वो ग्रे कलर के हो जाते हैं इसी डर की वजह से। इवन कि यू हैव द टू मच फियर, या यू कैन से दैट कि अट्रैक्शन इवन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ओशंस, कि तुम जब भी आती हो तो वो तुम्हारे डर की वजह से अपना कलर ही चेंज कर लेते हैं। And tremble and spoils themselves or here. अब यहाँ पे गौर करना, ऊपर वाली लाइन्स पे कहा था उसने कि जो समुंदर की जो निचली सतह है वहां सिर्फ जड़ी बूटियां हैं, उनके ऊपर पौधे या कलियां या फूल कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि सब कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारे आने की आवाज सुनते हैं तो वो अपना सारा कुछ झाड़ देते हैं। इवन एंड द ट्रिम्बल, और वो कांप उठते हैं, एंड डिस्पॉइल्स देमसेल्फ, और खुद को तबाह कर देते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई फूल कली नहीं रहती। ओ हियर लिसन टू मी, बी केयरफुली। No, actually, guys, we are moving toward the fourth part of our poem. So, if I were a dead leaf, though the mightiest bear. बट द रीजन बिहाइंड दिस कहता है कि अगर मैं सूखी हुई पत्ती होती तो तुम मुझे तो अपने साथ ही बहा के ले जाते। जिस तरफ तुम्हारा रुख होता, हवा का रुख होता, तुम उसी तरफ मुझे उड़ा के ले जाते। बट इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं एक बादल होता, टू फ्लाई विद दी, तो तुम मुझे अपने साथ ही बहा ले जाते। A wave to paint beneath the purse power and share the impulse of this strange। और अगर मैं समुद्र की एक वेव होती तो तुम अपनी पावर्स का एक हिस्सा मेरे साथ शेयर करते, मतलब जिस तरफ तुम्हारा रुख होता तुम उसी तरफ मेरी वेव को है आगे की तरफ धकेलते। देन आई विल फेयर योर यू कैन से डैट के पावर, तुम जब मुझे आगे की तरफ धकेलती तो फिर मैं तुम्हारी पावर्स को जो है वो फील करती। ओनली लेस फ्री देन दो ओ अनकंट्रोलेबल। अब इसकी एक रीजन होती, इसका एडवांटेजेस एक मुझे भी होता कि मैं आजाद हो जाती। लेकिन ये मैं बात नहीं है कि तुमसे ज्यादा आजाद हो जाती, क्योंकि तुम्हें तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तुम तो अनकंट्रोलेबल हो। लेकिन मैं कुछ फ्री महसूस करती। मीन्स टू से ये कि तुम मेरे ऊपर कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, यानी कि अगर मैं दोबारा वैसा ही हो जाता, एक बच्चा हो जाता जैसा कि मैं अपने बचपन के अंदर था, तो क्या होता। कहता कि द कॉमरेड ऑफ द वेंडरिंग्स ओवर द हेवन, तो फिर मैं क्या करता, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता और तुम्हारे साथ हेवंस की, मतलब आसमान की जो है वो सैर करता उठ के। If you moving toward the analysis of this line, then you will be able to know about this कि actually he proposing the friendships, या you can say that कि ये एक actually hint दे रहा है कि क्या हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है। क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैं बच्चा होता तो हम कोई चांसेस थे कि हमारी फ्रेंडशिप हो जाती। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब तो मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे अपनी फ्रेंडशिप के अंदर लोगे भी या नहीं लोगे। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल बच्चा होता ना, तो तुम्हारा दोस्त होता, और जहां जहां तुम जाते वहां वहां मैं तुम्हारे साथ होता। As then when to outstrip the skies spread the scary Saint Avians। It's not a crazy, it's not a dreadful for saying this, कि कहता कि ये मुझे डरावना भी या कोई भी ड्रेडफुल टाइप का नहीं दिखाई देता कि ये कितनी तेज मतलब हवा में उड़ता मैं। बिकॉज कि ये विंड से बात कर रहा है, तो उसको मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुम्हें आउटस्ट्रिप तो नहीं कर सकता, तुम्हारे आगे तो नहीं चल सकता, तुमसे ज्यादा जो है वो तेजी के साथ तो नहीं उड़ सकता, बट आई कैन फॉलो यू। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर चल सकता हूँ, तुम्हारे साथ साथ मतलब जितने पानी में हूँ उतना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तुम्हारे साथ जो है वो सफर जरूर कर सकता था। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, लेकिन मैं तुम्हें कभी मदद के लिए नहीं बुलाता। एज दिस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड्स। अब कहता है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुमसे फिर तब प्रे करता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तुमसे जो है वो दुआ मांगने की, भीख मांगने की, क्योंकि तब तो मैं तुम्हारे साथ ही सफ़र कर रहा होता। और लेस्ट मी
एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। मुझे अपने साथ ले चलो, किसी भी लिफ्ट की तरह, किसी भी वेव की तरह ले जाओ, किसी भी लीफ की तरह, पत्ते की तरह ले जाओ, मौसम की तरह ले जाओ, किसी भी वेव की तरह मुझे अपने साथ उड़ा ले जाओ। आई फॉल upon the thorns of the life I bled। मतलब जितनी भी मेरी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेटेड्स हैं, जो कांटे हैं, मुश्किलात हैं, मैं उनके ऊपर बार बार गिर रहा हूँ। सो आई प्रे टू यू कि मुझे अपने साथ ले चलो। और इसकी वजह से, बार बार कांटों के ऊपर गिरने की वजह से, मुझे जो है वो मेरे जिस्म से खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। A heavy weight of hours has claims and blood। मतलब heavy weight of hour मतलब इस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो। मतलब कि यहाँ पे टाइम ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैं अब वक्त के आगे झुक जाता हूँ, खुद को सरेंडर कर देता हूँ। कहते हैं कि वन टू लाइक दे, और ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, टाइमलेस है, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट है, बड़ी तेजी के साथ बहता है, एंड प्राउड, और खुद पर फख्र महसूस करता है। सो गाइस नो, वी आर मूविंग टूवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, मेक मी दे लायर। वो कहता है कि अब तुम मुझे अपना लायर बना लो, ठीक है। इवन एज द फॉरेस्ट इज, और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लो, जिसकी वजह से ये होगा कि तुम्हारा साउंड जो है वो सबके अंदर फैलेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली वो कह रहा है कि जब भी वेस्ट विंड आती है या कोई भी विंड आती है, तो वो फॉरेस्ट के अंदर से होके गुजरती है ना, तो वो जितने भी लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो आपस में खड़खड़ाते हैं और एक नए तरीके से साउंड बजना शुरू हो जाता है। सो जस्ट लाइक ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि तुम भी मुझे इन जैसा बना लो, अपने जैसा बना लो, कि जब भी मैं गुजरूं, एक जो है वो फॉरेस्ट के अंदर से, या तुम्हारे साथ जब भी हूँगा, तो इस तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजेगा। बट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, यानी कि मतलब क्या पता है इस बात, मतलब कि तुम्हें क्या पता कि जो मेरे ऊपर भी पत्ते लगे हुए हैं, वो भी जंगल के किसी दरख्त के पत्तों की तरह गिर रहे हो। The tumults of the mighty harmonies will take from the both a deep autumnal tone। अब इसकी रीजन क्या होगी कि जो जो तुम्हारा ड्रेडफुल टाइप का ये जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जब ये बजेगा ना, वो क्या करेगा, एक डीप ऑटम समर को जो है वो पैदा करेगा। अब इनका इफेक्ट दो चीजों के ऊपर होगा, एक तो मेरे ऊपर खुद होगा और एक फॉरेस्ट के ऊपर होगा, जो कि इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि जो है वो ऑटम आ चुकी है, वेस्ट विंड आ चुकी है। Sweets though in sadness, no doubt कि this is a sadness, you can say that कि wave या sound, but ये बहुत sweet टाइप की होगी। कहता है कि be those spirits, fairies my spirits। अब जो तुम्हारी आत्मा है, पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाहता है कि जो तुम्हारी आत्मा है और जो जड़ी बूटियों की आत्मा, दोनों की बिल्कुल सेम है। मतलब कि जिस तरह तुम्हारे स्पिरिट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं भी चाहता हूँ इस तरह मेरे स्पिरिट्स को कोई कंट्रोल ना कर सके। बी दो मी इम्पीचुअस वन, इम्पीचुअस मीन के एम्पलीट्यूड, किसी चीज का मतलब जिसका कोई मुतबादिल ना हो, तो तुम भी मुझ में मिल जाओ। इम्पीचुअस मीन अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कि बस वो यहाँ पे एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, तो दोनों मिलकर ही मजे करते हैं। Drive my dead thoughts over the universe like the weather's leaves to quicken a new birth। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो मेरे थॉट्स हैं, वो जो डेडफुल थॉट्स हैं, उनको पूरी यूनिवर्स के अंदर फैला दो। अब ये उनकी तरह होगी कि जो एक गिरे हुए डेडफुल लीव्स होते हैं ना, गिरे हुए पत्ते, मरे हुए पत्ते, उनकी तरह होगी। लेकिन इसकी रीज़न ये होगी कि बाकी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। फिर इसकी रीज़न ये होगी कि जिस तरह ड्रेडफुल जो है लीव्स गिरते हैं, मरे हुए पत्ते गिरते हैं, उसकी जगह एक न्यू जो है वो चीज़ें आती हैं, न्यू पत्ती आती है, न्यू बर्थ होती है, जस्ट लाइक दिस। आगे क्या कि एंड बाय द इनकेंटेशंस ऑफ दिस वर्स, और जिस तरह मैं इस पोम को जो है वो एक वर्स की तरह पढ़ रहा हूँ, scatters as from the you can say that कि unextinguished heats adds and the sparks my words among the mankind। अब ये जो मेरे डीप वर्ड्स हैं, तुम्हारा ड्यूटी ये है कि इनको सभी जगह फैला दो। और जिस तरह आग की एक चिंगारी होती है ना, अगर हम बात करते हैं, तो एशेज एंड स्पार्क्स, जो चिंगारी और राख होती है, कहता है कि इस तरह, मतलब जब तक उसको बुझाया ना जाए वो चलती ही रहती है। कहता है कि इस तरह मेरी सोच को मैनकाइंड के अंदर फैला दो। सो फॉर दिस पर्पस आई वांट्स योर हेल्प्स, कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ कि यू विल स्प्रेड माई थॉट अमंग द होल गाइड, among the mankind, be through my lips to the unawakened earth and the trumpets of the prophecy। और मेरी जो वर्ड्स हैं एक्चुअली, जो मैंने अभी अभी लिखी है, तुम्हारे सामने रखी हैं, इनको ये है, मतलब जो भी मैं बात तुम्हें कह रहा हूँ, इन वर्ड्स के जरिए तुम भी अपनी बात जो है वो सामने रखो। अब इस तरह से रखो कि जो हर एक वर्ड है वो एक प्रोफेसी बन जाए, जो आने वाले वक्त के लिए एक कहावत टाइप बन जाए। और फिर इसका नतीजा ये होगा कि तुम जो करोगे, जैसा करोगे,
तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं किया कर सकता। मतलब कि अब तुम एक प्रोफेसी कहो कि तुम लोगों को बताओ कि आने वाले वक्त के अंदर क्या होने वाला है, आने वाले वक्त में क्या होगा। Oh wind, if the winter comes, can spring be far behind? Oh wind, listen to me, be carefully and tell me about the spring's season. मतलब कि अगर तो ठंड का मौसम आ चुका है, अगर विंटर का मौसम आ चुका है, तो क्या जो स्प्रिंग का मौसम है वो क्या काफी दूर होगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर विंटर है, अब आ गया है, तो इतना दूर तो नहीं होगा ना स्प्रिंग। ये एक एक्चुअली सिंबॉलिक लाइन है और यही मैं कहता हूँ इसका थीम है। रीजन ये है कि अगर डिस्ट्रक्शंस हो रही है दुनिया के अंदर, अगर मौतें वाक़या हो रही हैं, तो रीबर्थ भी तो हो रही है ना। ठीक है, अगर वो जो लीव्स हैं, पत्ते झड़ रही हैं, ठीक है, दरख्तों से, तो इट डजेंट मीन कि एवरीथिंग इज जो है इज गोइंग टूवर्ड द डिस्ट्रक्शन, कि हर चीज़ खत्म हो रही है। नो, रीबर्थ भी तो होनी है ना। तो एक्चुअली दिस वाज अबाउट द पोम ऑफ अर्थ टू द वेस्ट विंड्स बाय पर्सी बिशी शैले, जो कि बहुत इसमें एक्चुअली जो है पोम पोइट ने अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर किया, जो कि बहुत डीप इसके एक्सप्रेशंस हैं। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।